अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आ जाएं अपने आज के टॉपिक पे। आज आप लोगों को मैंने जिस तरह क्लासिकल मेथड सिखाया था उसी तरीके से आज आपको एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स सिखाने हैं। अब एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसी से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात हो जाती है सारी के। एडवांस का मतलब जदीद दौर के मुताबिक जदीद आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एडवांस इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट वो सारे जिसके मदद से हम काम करेंगे। जैसे कि आपको अपना वजन अगर करना है तो आपका वजन करने के लिए वेट मशीन है जो एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। पुराने जमाने में अगर किसी को वजन करना होता था तो वो 1 किलो अगर उन्होंने किसी तरीके से पता लगा लिया कि 1 किलो है और किसी का वजन है 50 किलो तो वो तराजू रखते थे। एक साइड पे 50 किलो होता था, एक साइड पे इंसान खड़ा होता था। वजन पता चल जाता था कौन भारी है कौन हल्का है। या आपने कोई सब्जी फल वगैरह खरीदना है तो उसके लिए भी आपके पास एक तराजू होता था। तो आप पुराने जमाने में एक साइड पे वेट रखते थे, एक साइड पे जो जिसका वजन निकालना है वो रखते थे। ये पुराना मेथड था, क्लासिकल मेथड था। अब एडवांस मेथड में क्या हो रहा है, आपके पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एडवांस इंस्ट्रूमेंट, अब आपके अगर वेट मशीन की बात करें तो आपको डिजिटल वेट मशीन मिलती है। आप उसमें खड़े हो जाएं तो आपको पॉइंट्स में भी वजन पता चल जाएगा कि आपके, फर्ज करें किसी का वजन है 50 किलो तो वो 50.56 किलो भी बता देगा। एडवांस दौर है। अब ये तो एक वेट की बात हो रही है, लेकिन एडवांस में वेट नहीं निकाला जाता। एडवांस में आप क्या करते हैं, आपकी किताब के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुछ आपकी टेक्निक्स हैं जिसमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक क्रोमेटोग्राफी है, एक और शायद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या इस तरह से कोई होगा। तो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास अलग अलग कैटेगरी की हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक है। तो ये आपकी फर्दर टाइप्स हैं। क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। इलेक्ट्रोकेमिकल और किसी के ऊपर बात करें तो जैसे पोटेंशियल स्टेट हो गया, पोटेंशियल स्टेट बोले पोटेंशियोमीटर हो गया, कैलोरी मीटर होता है, कैलोरी मीटर से आप वैल्यूज निकालते हैं कैलोरीज की। ये सारी चीजें आप कोई पुराने जमाने के टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं कहूँ कि मुझे एटम का साइज देखना है या एटम का स्ट्रक्चर देखना है तो आज से 100-200 साल पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल है। आप एटम का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पहले क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी की मद में हमने यहाँ पर जो किताब ने कहा हुआ है उतना ही लिमिटेड रहना है। हालांकि बहुत सारी आपके पास और भी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हो सकती हैं और भी दीगर चीजें हो सकती हैं। तो आपकी किताब ने 3 चीजों के बारे में बताया जिसमें से आज मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। समराइज वे में पहले समझा रहा हूँ ताकि अगर किसी को समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो जब किताब पे आएंगे अगेन वहां पर चीजें तफसीलन पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद फिर क्रोमेटोग्राफी वक्त बचा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम, ये 9th क्लास में सिखा चुका हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपके पास दो तरह से आपने पढ़ते, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर जरा सा भी याद हो, गालिबन चैप्टर 2 था, बोर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जब हम पढ़ रहे थे तो उसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था। तो स्पेक्ट्रम, वो जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम हम कहते हैं लाइट को। आपकी लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पर्स होती है इनटू डिफरेंट रीजन्स। एक आपके पास फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी जब पड़ती है बारिश के बाद तो एक रेनबो बनता है। वो जो रेनबो बन रहा है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स आपको नजर आते हैं। वॉयलेट होता है, ब्लू, इंडिगो कलर होता है, ऑरेंज, येलो, इस तरह के सारे कलर्स होते हैं। टोटल 7 कलर्स। एक आपकी लाइट सोर्स थी, उसने एट अ पर्टिकुलर एंगल आपके 7 डिफरेंट लाइट सोर्स में उसको तकसीम कर दिया। यही काम आप प्रिज्म से भी करवा सकते हैं। प्रिज्म आपने कभी देखा हो, आपके लैब्स में होंगे या आप बाजार से भी खरीद सकते हैं किसी भी साइंटिफिक स्टोर से। अगर उनके पास प्रिज्म है, आप एक साइड से, फॉर एग्जांपल टॉर्च आती है, वो जो एक पॉइंटेड टॉर्च आती है, एक तो लेजर लाइट होती है, उसकी बात नहीं कर रहा है, एक होती है सर्च लाइट। सर्च लाइट आप लें, व्हाइट कलर की ले लें, येलो कलर की ले लें, जो भी मर्जी। आप उस लाइट को एक प्रिज्म के साइड से फेंकें तो प्रिज्म को अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रिज्म है, आपने यहाँ से लाइट को, जो आपकी जा रही है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी, तो यहाँ से 7 डिफरेंट
लाइंस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, 7 डिफरेंट कलर्स आएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और दिस प्रोसेस पूरे को हमने स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा था, ये जो आपका बना के देगा। उसी तरीके से आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जाहिर स्पेक्ट्रम को ही हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसके हम ये पता लगा लें कि मेरे पास यहाँ पर जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, वो डिस्पर्स हो रही है, और डिस्पर्स होने के बाद वो क्या मुझे एब्जॉर्ब कर रही है या इमिट आउट कर रही है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या, एक सब्सटेंस है, उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली। एक सब्सटेंस है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, पास होने दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये दीवार घर में सबके होती है, क्लासरूम में भी है, आप दीवार के एक साइड पे, एक कमरे के उस तरफ लाइट फेंकें, तो दीवार के उस साइड पे लाइट तो नहीं जाएगी। सिमिलरली वही काम आप करें, एक गिलास, पानी का गिलास ले लें या खाली गिलास ले लें, लाइट उसमें से आर पार करने की कोशिश करें, लाइट वहां से पास आउट हो जाएगी। ये आपके पास 3 डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एक आपके पास ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ट्रांसपेरेंट में जितनी भी लाइट है वो एज इट इज पास हो जाती है। एक ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट के अंदर आपके कुछ पार्शियल लाइट एब्जॉर्ब होती है, बाकी निकल जाती है। एक ओपैक ऑब्जेक्ट होता है, ओपैक में कोई भी लाइट पास नहीं होती। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम कुछ इसी तरह से करते हैं कि हम एक सब्सटेंस लेते हैं, उसमें लाइट फेंकते हैं, वो जो लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमें नजर नहीं आती, और जो लाइट उसमें पास हो जाती है वो हमें नजर आती है। तो अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं और इसमें से सिर्फ 2 या 3 लाइंस पास हो जाएं, ऑब्जेक्ट बीच में मैंने रखा, उसमें 2-3 लाइंस अगर सिर्फ पास हो जाएं, 2-3 लाइट की रेज पास हो जाएं, तो वो हमें नजर आएंगी। वो हम एक पेज पे एज अ ग्राफ निकाल लेते हैं और उस ग्राफ को स्टडी करते हैं। उस ग्राफ का मतलब क्या है कि इसमें से जो हमें लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइंस एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये इमिट आउट हो गई। और जहां हमें लाइन नजर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि इसने जो सब्सटेंस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। स्पेक्ट्रोस्कोपी से इतना सा है, इससे क्या फायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हम यहाँ पर लेके आए हैं, जिसको हमने टेस्ट करना है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि सब्सटेंस कौन सा है। कैसे पता चलेगा, कभी किसी ने एक दफा स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया होगा, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रहे हैं NaCl सॉल्ट की। अब कैसे पता चलेगा ये NaCl ही है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। NaCl है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, कैसे पता चलेगा। तो कभी किसी इंसान ने, जिसको पता होगा कि NaCl ये है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई होगी या खुद से की होगी, उसका डाटा जो इकट्ठा किया होगा, उस डाटा को देख के हम अपने सॉल्ट को एनालाइज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, एनालिसिस हो रहा है, हम अपने सॉल्ट को एनालाइज करेंगे जो स्टैंडर्ड किसी ने कभी कर लिया, उससे हमारे रिजल्ट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो अब गिवन सब्सटेंस था वो भी NaCl ही है। अगर मैच नहीं हो रहे तो हम देखेंगे किसके साथ मैच हो रहे हैं। पता चला कि ये पोटेशियम क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पोटेशियम क्लोराइड है। और किसी और ने टेस्ट किया, पता चला कि ये सोडियम सल्फेट के साथ मैच हो रहा है या अमोनियम क्लोराइड के साथ मैच हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस, तो हमें स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि किसी ने करवाया होगा, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम यहाँ पर अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक कर लेंगे। बहरहाल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, सिंपल, आपके पास एक लाइट जाती है, वो उसमें से पास आउट होगी, और जो एब्जॉर्ब होनी है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो इमिट आउट होनी है वो ग्राफ के ऊपर इमिट आउट होके आ जाएंगी। इसी तरीके से अब आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम फर्दर कैटेगरी भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी किताब में सिर्फ 2 पढ़ाने को कहा है, तो मैं आपसे 2 ही डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। एक आपको पढ़नी है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में जो लाइट आती है, यानी ये जो लाइट आ रही है, ये सोर्स लाइट का, ये आपको या तो अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ से निकाल के दे रहा है, या ये जो सोर्स है ये विजिबल लाइट का है। विजिबल लाइट कौन सी है, जो आपको नजर आती है। अल्ट्रावायलेट रेज आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो जाहिर एग्जिस्ट करती हैं। आपके अल्ट्रावायलेट लाइट समहाउ कह सकते हैं नजर आती है। एक होती है इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेज, कभी भी आपको इंफ्रारेड अपनी आंखों से नजर नहीं आएगी।
आपका जो रिमोट होता है, कभी आपने अगर रिमोट देखा हो अपना टीवी का कोई भी, उसमें ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होता है। वो बल्ब जब आप बटन दबाते हैं तो आपको बल्ब जलता हुआ तो नजर नहीं आता, लेकिन टीवी उस बल्ब को आराम से कैच कर लेता है, जो भी बटन दबाया वो सिग्नल टीवी तक पहुंच जाता है। लेकिन असल में क्या होता है कि वो जो आपके पास रिमोट है वो इंफ्रारेड रेज निकालता है जो इंसानों को नजर नहीं आती। आप मोबाइल का कैमरा निकालें या कोई भी कैमरा ले लें, कैमरे के अंदर आप उस रिमोट के बटन दबाएं, आपको बकायदा वो जलते हुए लाइट नजर आएगी। पर्पलिश कलर की लाइट अक्सर नजर आती है। तो वो जो लाइट आपको नजर आ रही है, कैमरा देख सकता है, आपकी आंखें नहीं देख सकती। ये इंफ्रारेड रीजन है, और ये इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ होती है ये विजिबल वेवलेंथ से कम होती है। हो सकता है मैं उल्टा कह रहा हूँ, अभी किताब में एक दफा इसकी वैल्यूज भी चेक कर लेंगे। बहरहाल इंफ्रारेड रेज, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी इटसेल्फ क्या है, ये मैंने आपको एक समरी बता दी क्या है। आपकी किताब ने यहाँ पर अब जो डिस्कस करने होगा है उस पर आता हूँ, लेकिन पहले अगर कोई इस यहाँ तक जो बात की उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लें। चलें, अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ज़ाहिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर बात हो रही है, तो इसमें आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालाइट, आपने एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट भी उस लेवल के होने चाहिए। अब ज़ाहिर है क्लासिकल मेथड के बाद एडवांस मेथड के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों होंगे। क्वालिटी भी मेजर की जा सकती है इन इंस्ट्रूमेंट से, क्वांटिटी भी मेजर की जा सकती है। तो यही कुछ सारी बातें आपके यहाँ पर लिखी हुई होंगी, आपने खुद पढ़ना है। बहरहाल जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए हैं वो आपको एनालाइज करके भी दे सकते हैं और सेपरेट करके भी दे सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है, मेरे पास सॉल्ट है, लेट सपोज, उसमें से क्लोरीन हटाना है या सोडियम हटाना है तो सेपरेट भी हो जाएगा। लेकिन ये एग्जांपल तो मैंने जो आपको दिए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेपरेट बहरहाल कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर कुछ मेथड्स बताए हुए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैंने आज आपको पढ़ाना है। क्रोमेटोग्राफी भी है जिसमें HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आगे चल के जब ये टॉपिक आएगा तब दोबारा इस पे बात करेंगे। और लिक्विड के अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जिसमें पोटेंशियोमीट्री है और कंडक्टोमीट्री है। कंडक्शन यानी कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर चीजें आती हैं उससे बात करेंगे। तो ये आपकी किताब ने टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है ये बड़े टॉपिक्स हैं, समझना इसमें आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा दिमाग में। अगर दिमाग में ज़्यादा जोर लगाएंगे और दिमाग खराब ना हो तो आगे आप जिंदगी में कामयाबी भी इख्तियार कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, कुछ बन भी जाएंगे। अदरवाइज दिमाग पे जोर नहीं लगाएंगे तो हर वो इंसान जिसने कभी जिंदगी में दिमाग जोर से इस्तेमाल नहीं किया, अब जोर से इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे जाके जोर से खींच खींच के दिमाग लेके चलें, या दीवार पे अपने दिमाग को टकरे मारेंगे मैं जोर लगा रहा हूँ। आपने बैठ के फोकस करना है, फोकस होना चाहिए। तो ये जितने भी आगे टॉपिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको, क्योंकि कभी जिंदगी में आपको दिखाई नहीं गए, आपने कभी इनको देखा नहीं है, तो हो सकता है आपको दिमाग में समझ भी ना आए, लेकिन जोर लगाएंगे, थोड़ा सा इमेजिन, अपनी इमेजिनेशन स्ट्रांग करेंगे तो चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं आती तब भी तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई मसले वाली बात नहीं है। बजाय जहन इस्तेमाल ज्यादा करें और फिर जहनी बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है जहन को थोड़ा सा उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। जो ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा उसको चीजें समझ आएंगी, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो चीजें ऊपर से गुजरना शुरू होंगी। बहरहाल मुश्किल टॉपिक हो सकता है आपके लिए क्योंकि आपने कभी इन चीजों को देखा नहीं है। मैं इन चीजों पे काम क्योंकि कर चुका हूँ तो मुझे पता है, समझ है कि ये क्या होता है, लेकिन आपने कभी उन चीजों को देखा ही नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको इमेजिन करवा दूं। बहरहाल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास आज जो पहला मेथड है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके पास स्पेक्ट्रम की स्टडी होगी। तो यहाँ पर आपके लाइट, जब भी लाइट कौन सी, कोई सी भी, कौन सी हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया। इधर आपके लेवल पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट या इंफ्रारेड लाइट, ये तीन आपकी लाइट सोर्स हो सकती हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन अभी फिलहाल हम इन पे बात कर रहे हैं। और इंटरेक्शन किसके साथ होगा, मैटर के साथ। मैटर क्या है, हर वो चीज जो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करती है।
उसका कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है। तो आप अपने आप की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाना चाहते हैं क्योंकि आप भी मैटर हैं, आपकी भी हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन पॉसिबल नहीं है, ऐसे इक्विपमेंट इतने बने नहीं है कि इंसानों की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाए, फिर वो आपके अगर बने हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं। बहरहाल इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और आपकी क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया होगा। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको आज का टॉपिक समझ आएगा, और अगर आपने ये सारी टर्म्स जो यहाँ पर आने वाली हैं जो आप फिजिक्स में सीख के आए हैं, अगर वो आपको समझ नहीं आता, इसका मतलब आपके फिजिक्स में भी बुरा हाल है। कोशिश करूंगा कि जितना यहाँ पर फिजिक्स अप्लाई हो रहा है वो साथ साथ समझा दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रही हो, पार्टिकल मूव कर रहा है इन दोनों फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आपके पास बहरहाल यहाँ पर लाइट को हम अज्यूम करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया अभी, लाइट की डुअल नेचर होती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है। तो यहाँ पर लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे बिहेव कर रही है। तो बहरहाल डेफिनेशन पे आ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि जब भी आपके पास इंटरेक्शन ऑफ मैटर होगा किसी एनर्जी, रेडिएटिव एनर्जी, रेडिएटिव तो नहीं, रेडियो एनर्जी होगा, रेडिएटिव लिखा हुआ है, रेडियो एनर्जी कहें रेडिएटिव कहें एक ही बात है। ठीक है, जो भी रेडिएशन आपकी क्रिएट करती है लाइट, जाहिर है इमिशन क्रिएट करती है, रेडिएशन क्रिएट करती है, नजर आती है हमें। तो जब भी आपके पास इंटरेक्शन होगा किसी भी रेडिएशन एनर्जी का, रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट है अभी, तो ये आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पता होना चाहिए आपको। वेवलेंथ वेव की लेंथ को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी तकरीबन उसी को कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज समथिंग डिफरेंट वैसे, और वेवलेंथ इज डिफरेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको अगर यहाँ पे ये सारी चीजें बताने बैठ गया तो फिर आपका ये लेक्चर और बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बजाय केमिस्ट्री के। तो ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहरहाल ये जो आपके पास इंटरेक्शन है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। डायग्राम भी आपकी किताब में एक बनी हुई है एक अदद, और जाहिर है किताब में तो अच्छी सी बनी है, मैंने आपकी रफ सी यहाँ पर बनाई थी। तो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस था, चाहे वो एटम था, मॉलिक्यूल था, आयन था, जो भी था, उस सब्सटेंस के अमाउंट कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है, यानी उसका वजन कितना है, उसके कंसंट्रेशन कितनी है, सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता चल जाती है। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सारे आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। बहरहाल अगर हमारे पास लार्ज एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर नंबर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स बोले या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले, अगर ये ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लाइन टू लाइन पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको याद करना है। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि आप इसको याद करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड वहां पर आ जाए, ठीक है, एटम को लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उसकी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो बहरहाल ये सब डिपेंड करेगा कि स्पेक्ट्रम कौन सा है, इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है। अब इसकी गहराई पे नहीं जाते क्योंकि गहराई पे जाएंगे इस जुमले की तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वरना आपको मुझे पूरा समझाना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में काम, वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। तो किताब ने आपको लिमिटेड नॉलेज देने को कहा है तो मैं लिमिटेड नॉलेज ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नॉलेज आपको हजम भी नहीं होगी इस लेवल पे। बहरहाल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका दोनों फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए यूज होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो चले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तो हमें समझ आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है उसके लिए पहले पता होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए उसके लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो खैर नहीं पढ़ा रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जाहिर है उसमें आपके जितने भी लॉज रिलेटेड टू उसमें लग रहे हैं वो सारे आपने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर आप यूँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, वजह उसकी क्या है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है किसी सब्सटेंस की। एक मैटर है, कौन सा मैटर है किस में पता चलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जाके पता चलेगा। तो ये दोनों के साथ कम्बिनेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी, दोनों है। तो बहरहाल आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है कि सब्सटेंस कौन सा है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी,
आप इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो इस जुमले का मतलब वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर वो इमिट कर रहा है सोर्स को, जो भी लाइट है उसको इमिट कर रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम का बनेगा। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो ग्राफ बनेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का बनेगा। अब स्पेक्ट्रम अगेन दोबारा अगर आप मुझे पढ़ाना लग रहा है कि पढ़ेगा क्लास में, मुझे सबके चेहरे देख के ही नजर आ रहा है कि आप भूल भाल के बैठे, तो अभी सिर्फ इतना याद रख लें जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से पता चलेगा। और फिर घर जाके एक दफा, दायरे पुराना लेक्चर तो पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम एक दफा दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा कि कौन सा स्पेक्ट्रम क्या होता है। बहरहाल डायग्राम के ऊपर मैं आ रहा हूँ। डायग्राम आपको एक लाइट सोर्स गिवन है, आप बीच में जो भी सैंपल रख रहे हैं उसमें से लाइट को आप पास करवाएंगे। वो लाइट आपके प्रिज्म में फॉर एग्जांपल जाके डिस्पर्स एलिमेंट जो लिखा है डिस्पर्सिव एलिमेंट, डिस्पर्सिव एलिमेंट एज अ प्रिज्म, हम यहाँ पर प्रिज्म को एज अ डिस्पर्सिव एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो डिस्पर्स करेगा लाइट को। तो सैंपल में से फॉर एग्जांपल आपने व्हाइट कलर की लाइट निकाली, उसने कंप्लीटली लाइट को पास आउट नहीं किया, कुछ रोक लिया। तो जो कुछ लाइट रुक गई है उसमें जब ये लाइट टूटेगी अलग अलग आपके वेवलेंथ में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, तो पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बना है वो किस सब्सटेंस का बना है। बात समझ आ रही है कि आपके पास जो सैंपल है उसमें से जाहिर है सारी की सारी लाइट तो पास नहीं होगी, कुछ लाइट रुक जाएगी। वो जो लाइट फिर आप डिटेक्टर में डिटेक्ट करेंगे कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी वेवलेंथ है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइन आपकी आ रही है, तो वो जो लाइट आपकी पास हो रही है वो सारी डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और इस तरह का एक ग्राफ जनरेट करके दे देगा। तो ये आपके पास पूरा वर्किंग फिनोमेना है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप्स किताब में आपसे डिस्कस करवाई हुई है, जिसमें से पहली आपके पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन की। तो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों में आपको यहाँ पर भी किताब ने डायग्राम दी हुई है। बहरहाल जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, गालबन लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड के ऊपर जब बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी किताब ने लिखा होगा कहीं ना कहीं, जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। तो बहरहाल आपके पास अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वो लाइट जिसमें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट इस्तेमाल हो रही है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो डेफिनेशन भी यही है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसके अंदर आपके पास डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ, हाउ मच अ केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट। कौन सी लाइट? अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट। कोई सब्सटेंस कितनी ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे आप किसके अंदर, इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सिमिलरली इंफ्रारेड में भी यही कुछ होगा, इंफ्रारेड में भी आपके पास इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पर डायग्राम जो बनी है उसके ऊपर बाद में बात कर रहे हैं, जरा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दी है उसके बारे में समझ लेते हैं कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं। सैंपल जिस तरह ऊपर किताब में डायग्राम में बना है उसी तरह से यहाँ पर भी एक सैंपल होता है, उस सैंपल में आप इसको रखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल वही है जो भी हमने सारा सीखा है, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा बिटवीन लाइट एंड मैटर। सारी बातें जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो यहाँ पर इन शॉर्ट लिखी हुई उसी तरीके से। तो बहरहाल लाइट की जो वेवलेंथ होगी अल्ट्रा वायलेट की होगी और विजिबल दोनों की होगी, और ये जो प्रोसेस आपका बना है जिसमें स्पेक्ट्रम आपका बनेगा, अब स्पेक्ट्रम क्योंकि हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होना चाहिए। स्पेक्ट्रम थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, स्पेक्ट्रम क्या है, अगर मेरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो आपकी जो लाइट जितनी जगह पर एब्जॉर्ब हो गया है वो जगह ब्लैक काली नजर आएगी, यानी ये जगह आपकी जाहिर है कुछ यहाँ से बाहर तो निकल नहीं रहा। फिर आपको एक जगह नजर आएगी जो कि थोड़ी सी कलरफुल होगी, कलरफुल से मुराद रेड हो सकता है या और कोई कलर हो सकता है लाइट का। फिर उसके बाद उसने एब्जॉर्ब किया तो ये ब्लैक एरिया आ गया, फिर एक कलर आया। ये कुछ होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह का, लेकिन सारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह के नहीं होते। मैंने एक बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया। तो हम क्या कह रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कह रहे हैं कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो लाइट एब्जॉर्ब हो गई, नजर क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। जब नजर कुछ नहीं आएगा वो जो ग्राफ में ड्रॉ करेगा वो काली जगह, खाली जगह ड्रॉ करेगा। मैंने दोनों जुमले बोले, काली जगह ब्लैक और खाली जगह एम्प्टी।
तो जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे वो ब्लैक कलर से ही नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। जो लाइट की वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक, फर्ज करें रेड कलर का कागज लेता हूँ और उसमें से रेड लाइट पास करवाता हूँ, तो वो रेड लाइट को हो सकता है ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो है ही रेड एब्जॉर्ब करने वाला। रेड कलर का कागज तो नहीं, ये कहना जुमला दुरुस्त होगा, वो सब्सटेंस जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये शायद मैंने आपको कभी बात बताई होगी, क्योंकि ये रैंडम बहुत टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता दूं ऐसे ऐसे हो रहा है आपको समझ आ जाएगा। मुझे हर चीज कनेक्ट करनी पड़ेगी। हमें कपड़ों का जो कलर है वो क्यों नजर आता है इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर है या रेड कलर है, येलो कलर है, येलो कलर के कपड़े फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो येलो कलर के कपड़े हैं वो येलो कलर के अलावा बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। येलो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हमें जो नजर आ रहा है कलर वो येलो नजर आ रहा है। रेड कलर के कपड़े हैं तो रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही लाइट, वो जो कपड़े हैं वो रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तभी वो रेड कलर नजर आ रहे हैं। अदरवाइज हमें सारे कलर्स वो नजर अगर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब जो कपड़े आपने यूज किए वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं उसमें सारे कलर तो नहीं होते। हाँ, उसमें अगर हमें डिजाइनिंग करनी है तो हम अलग थ्रेड या अलग कपड़ा लगा लें उससे कलर का, इसका मतलब क्या है, उसमें वो पर्टिकुलर कलर रह जाएगा, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें फिजिक्स से रिलेट कर रही हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को मिलाना पड़ेगा। हमें जैसे फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, हमें जो हमारी आंखें हैं वो नजर आती हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं असल में वो चीज उल्टी है। ठीक है, आपने ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर सीखा होगा। तो उसी तरीके से जो आपको कलर नजर आ रहा है उसके अलावा बाकी सारे कलर वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। बहरहाल ऑफ द टॉपिक हो गया, वापस आ रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लाइट और मैटर के दरमियान इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वो यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल आपके पास जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, इसमें लाइट की वेवलेंथ हम ले रहे हैं, और वो जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट की है, और जो आपका स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से हो रहा है। जो भी आपने सैंपल रखा है, सब्सटेंस जो भी था, कंपाउंड था, एटम था, मॉलिक्यूल था, जो भी था, उसके अंदर वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी सैंपल में से बाकी बकिया बचा कुचा निकलेगा वो हमें ग्राफ में नजर आ जाएगा। तो वेवलेंथ की आपकी यहाँ रेंज बताई हुई है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, 192 से 900 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर आपके पास ये वैल्यू है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज। इससे कम अगर होगी वैल्यू तो वो इंफ्रारेड पे चली जाएगी। तो डायग्राम पे बात करें, टॉपिक आपका ये वाला ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। डायग्राम पे आ जाए। डायग्राम आपके पास उसी तरीके से लाइट सोर्स है। अब यहाँ एक चीज सैंपल से पहले रख दी, यहाँ पर लिखा है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर ये मैं आपको जुमला, ये जो वर्ड है ये बता चुका हूँ, कभी ना कभी तो बताया है, और नहीं भी बताया तो खुद दिमाग लगा लें। मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमेटर, मीटर आ गया एंड में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ना कोई मीटर है या कोई ना कोई डिवाइस है, और क्रोम कहते हैं लाइट को, या आप कह लें रोशनी जो भी। तो आपके मोनोक्रोमेटर का मतलब एक लाइट पास करने वाला इक्विपमेंट। बात समझ आ रही है? और अगर देखें तो नजर भी आपको ये आ रहा है कि एक लाइट पास हो रही है, प्रिज्म हमने रख दिया, प्रिज्म उसको 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट्स में ब्रेक करेगा, और ये जो डिवाइस है ये उसमें से सिर्फ एक लाइट को आगे जाने देगी। तो यहाँ पर देखें आपकी जो लाइट है वो सिर्फ एक पास हो रही है, तभी यहाँ पर लिखा है मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, सिर्फ एक लाइट को, एक रे को पास होने दिया, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया। वो एक लाइट जब सैंपल पे पड़ेगी तो जाहिर है वो सैंपल पे पड़ने के बाद आगे एक हमने डिवाइस लगाई हुई डिटेक्शन के लिए, यहाँ पर लिखा होगा, जो आपकी लाइट आ रही है सैंपल से ट्रांसमिट होके एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, और फिर वो फोटो डिटेक्टर में आपके जो बाहर निकल गई है लाइट हो जाएगी। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, उसकी एक तस्वीर बना के आपको दे देगा ग्राफिकल शेप में।
तो ये ग्राफ आपको जो बना के दिया हुआ है, ये कंप्यूटर की मदद से आपको एक रिकॉर्ड मिल गया। तो ये आपके पास जो फिनोमेना हो रहा है, इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। ये तो था सिंपल सा आपका एक अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, फिर मैं सेकंड पे आ रहा हूँ। चले अब आ जाए अपने अगले टॉपिक पे, इंफ्रारेड के ऊपर। फिर उसके बाद आपको ये पूरा होपफुली कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक। इंफ्रारेड आपकी अगेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो आपके पास एनर्जी है, ये लो एनर्जी होती है और विजिबल और इंफ्रारेड से, विजिबल और अल्ट्रावायलेट से नीचे होती है। इंफ्रारेड तो इटसेल्फ आपके पास, मैंने कहा कि रिमोट के अंदर आपके जो बल्ब लगा हुआ है वो इंफ्रारेड रेडिएशन भेज रहा है। और आपके रिमोट में अगर आपने सेल डाला है वो कई सालों तक चलता है, अगर तो नया सेल आपने डाला था। तो यहाँ पर काफी कम एनर्जी ये कंज्यूम करता है, बहरहाल लो एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू विजिबल। और इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड आप लाइट कह लें। जो ऊपर आपने डायग्राम पढ़ी उसी सोर्स में आप इंफ्रारेड को डाल दें, कुछ हद तक वही आपके पास डायग्राम चलेगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की? अगेन ये आपके इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर है। लाइट कौन सी? इंफ्रारेड लाइट। यहाँ पर भी आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है कि यह एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर क्वालिफाई और क्वांटिफाई आप दोनों कर रहे हैं। इसके अंदर जल्दी काम हो जाता है, कम टाइम लेता है, इसमें पैसा भी कम खर्च होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज की जाती हैं, क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है और दूसरा हमारे पास ये एनर्जी भी कम खर्च करता है। तो बहरहाल इसमें मजीद आपको एक जुमला लिख के दिया हुआ है, नॉन हैजर्डस है क्योंकि इसके अंदर पॉल्यूटिंग केमिकल इस्तेमाल नहीं होता एनालिसिस में। तो यहाँ पर आपके पॉल्यूटिंग केमिकल का मतलब क्या, कि हैजर्डस ह्यूमन के लिए होता है। आप कोई ऐसा केमिकल यूज कर लें जो कि आप अगर फ्यूम्स उसके इनहेल कर लें तो अंदर ही आपको ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। या आप फॉर एग्जांपल ऐसे कमरे में जहाँ पर फ्यूम्स बहुत सारे हैं, जाहिर है सांस तो लेनी है, सांस लेना थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो जब आप सांस लेंगे वो केमिकल्स अंदर जाएंगे तो कैंसर क्रिएट कर देंगे, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक फायदा ये है कि ये हैजर्डस नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ पर जितनी भी लिखी है वही सारी बातें जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, होपफुली यहाँ पर भी वही लिखा है, बस वैल्यूज चेंज है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाती है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोले या वाइब्रेशनल बोले, दोनों एक ही है। ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अपने पास नोट किया करें। बहरहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ज्यादातर हम खानों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन फूड प्रोडक्ट्स। जाहिर है फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उसकी स्पेसिफिकेशन हमें पता चल जाती है कौन सी है। सिमिलरली पॉलीमर्स कौन से हैं इंडस्ट्री के अंदर, और क्या जो हमारी आजकल एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, उन सब में हम ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। आगे मजीद आपको बताया हुआ है कि इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फूड के अंदर पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है हम क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं। अब पता चले कि खाना आप खा रहे हैं, उसमें मक्खी गिर गई थी, कॉकरोच साथ में घुन के आ गया था, उसने कॉकरोच तो निकाल दिया लेकिन ज़ाहिर है उसके ट्रेसेस रह गए। अब अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी करके पता चल गया कि ये किसी इंसेक्ट के डाटा है, या ये पता चल गया कि इम्प्योर है, इसके अंदर आपने अल्कोहल डाल दिया है जो कि मुसलमानों के लिए हराम है, तो सारी चीजें वहां से पता चल जाएंगी इस किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी ये बहुत इस्तेमाल होता है, और सिर्फ खाने की नहीं, हर चीज की। कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उसकी क्वालिटी इनहेंस करने के लिए आप चेक करेंगे कि आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन से पूरा उसका मंजर आम सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करके। बहरहाल इफेक्टिव टूल यही सारी बातें लिखी हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इसका जो रीजन है, आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड आईआर को कहते हैं। तो आईआर रीजन का मतलब इंफ्रारेड रीजन जो भी होगा हमारे पास वो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होगा, ये इसकी वेवलेंथ है। और 4000 टू 625 पर सेंटीमीटर, ये इसका वेव नंबर है। वेव नंबर और वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंस पता है क्या होता है?
क्यों नहीं पता? फिजिक्स के अंदर ये वैसे पढ़ लेना चाहिए, मैं एक रफ आइडिया शॉर्ट सा दे देता हूँ। वेव आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये हिस्सा, इसका मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट कहलाता है, और इधर मोस्ट लोएस्ट पॉइंट ट्रफ कहलाता है। वेव आपकी कही जाती है कि यहां से लेके यहां तक ये एक वेव है, या एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है ये एक वेव का है, या आप सिमिलरली ये भी कह सकते हैं एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो फासला है वो एक वेव है। वेवलेंथ का मतलब क्या है कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक जो एक वेव बनी है उसकी लेंथ कितनी है। अब यहाँ बताया हुआ है कि 2.5 माइक्रोमीटर फॉर एग्जांपल, तो इंफ्रारेड की जो एक वेव की लेंथ होगी वो 2.5 माइक्रोमीटर होगी, ये उसकी वेवलेंथ आ गई। अब वेव नंबर का मतलब क्या है, एक सेंटीमीटर, क्योंकि पर सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो एक सेंटीमीटर में मेरी कितनी वेव्स आती हैं। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसकी बात करते हैं। ये एक वेव हो गई, यहां से दूसरी वेव, फिर यहां से तीसरी वेव, और यहां से चौथी वेव। फर्ज कर रहे हैं चार वेव्स, वो थोड़ी सी आगे और भी बनी है, फर्ज कर रहे हैं चार वेव। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वेव नंबर होगा 4 वेव पर सेंटीमीटर। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर का मतलब क्या है, एक सेंटीमीटर में, आप एक मीटर में भी कह सकते हैं, डिपेंड कर रहा है यूनिट क्या ले रहे हैं। तो किताब ने क्योंकि पर सेंटीमीटर लिखा है तो मैं पर सेंटीमीटर में समझा रहा हूँ कि एक सेंटीमीटर में मेरे वेव कितनी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर तो चार जनरेट हो रही है, किताब ने आपको बताया हुआ है 4,000। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इंफ्रारेड की जो वेव्स होंगी वो 4,000 आ रही होंगी एक सेंटीमीटर में। क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है तो 4,000 से लेके 625 आपकी वेव्स एक सेंटीमीटर में आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है, नाम से वाजे। वेव नंबर, वेव कितने मिकदार में, कितने नंबर हैं उसके, तो एक सेंटीमीटर में अगर यहाँ पर मीटर होता तो उसकी वैल्यू अलग होती। क्लियर है? ये वैसे आपको फिजिक्स में पढ़ना है सारा। तो वेवलेंथ और वेव नंबर आपको यहाँ पर इसका डाटा बता दिया। इंफ्रारेड रेडिएशन आपके जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू पास होगी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मॉलिक्यूल की उसके बारे में बताया हुआ है कि वो काफ़ी है वाइब्रेट करने के लिए। मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन काफ़ी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई भी आपके पास पार्टिकल होगा वो क्या करता है, वाइब्रेट ही करता है ना। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करवाना है तो मैं इंफ्रारेड लाइट उस पर पास करवाऊंगा, ये आपकी वेव उसके अंदर जाके उससे टकराएंगी मॉलिक्यूल के साथ, और वो मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर यही जुमला लिखा हुआ है कि जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन पास होगी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो काफी है टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। और साथ ही साथ आपकी जो ये एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कुछ होगी, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो एब्जॉर्ब नहीं होगी वो एज इट इज बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी, निकल आएगी। जाहिर है सब कुछ थोड़ी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल 100 अलग अलग किस्म के खाने रख दूं, आप सारे थोड़ी खा सकते हैं, और अगर आप सारे खा भी लें तो सारे चख लेंगे, सारे खा तो नहीं सकते। तो जो नहीं खा सकते वो ऐसे ही आपका पड़ा रह जाएगा। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती वो आपकी एज इट इज सैंपल से बाहर ट्रांसमिट हो जाती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है सारा मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करके दे रहा हूँ। तो ये आप लोग खुद भी वैसे पढ़ सकते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। बहरहाल डायग्राम पे आ जाएं, लास्ट आपका पॉइंट है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम जो मैं कह रहा था कि हमने 9 क्लास में सीखा था वो आपको एक छोटा सा रिवीजन के लिए डायग्राम दिखा दिए कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से स्पेक्ट्रम किस किस तरीके से होते हैं। लेकिन क्योंकि किताब में इतनी कोई खास डायग्राम अच्छी नहीं बनी, जब मैं लेक्चर इसका अपलोड करूंगा तो उसमें डायग्राम ये वाली देखना, तो डायग्राम काफी डिटेल में आपको वहाँ दिखा दूँ। अभी कुछ आपको नजर आएगा भी नहीं तो आपको समझ आना भी मुश्किल है। बहरहाल डायग्राम कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बताया हुआ है कौन सी लाइट किस रीजन में होगी। और जाहिर है स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस तरीके से होता है, कंप्यूटर के साथ आपको जो अटैच ये मशीन नजर आ रही है
ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें आप अपना सब्सटेंस रखते हैं, लाइट सोर्स इसी के अंदर लगी हुई होती है, पूरा मैकेनिज्म इसी के अंदर होता है। सिर्फ आपने अपना सब्सटेंस रखना है, सैंपल रखना है, और ये आपको कंप्यूटर में डाटा जनरेट करके दे देता है। क्योंकि ये लेवल आपका अभी ऐसा नहीं है कि आपको समझ आए कि इसमें एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल काम क्या हो रहा है, तो आपको किताब ने जितना बताया बस आपको उतना पता होना चाहिए, और एटलीस्ट जितना बताया है उतना तो पता होना ही चाहिए, इससे कम नहीं आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये समझ लें कि जरूरत नहीं है या बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ दूं, तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। बिलफर्ज आपकी किस्मत अच्छी हुई और नहीं आया ये टॉपिक बोर्ड में, किस्मत के ऊपर है, लेकिन इवेंचुअली फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए। और गलती से बड़े होके आपने जब कुछ बन जाएंगे और इस तरह के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना हुआ, तब तो आपको बेसिक आइडिया ही नहीं होगा इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले से आपको हर एक छोटी छोटी चीजें बताई जा रही हैं, उनको तवज्जो से समझ लें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी डिस्कस कर लें, अदरवाइज यहाँ पर आपकी क्लास आज एंड कर रहा हूँ।